हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेजर एडिटोरियल जो हम स्टैटिक्स और करंट अफेयर से रिलेट करके गए। देखिए, हम ये थोड़ा सा अपने डिस्कशन स्टाइल को ना थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि चलिए हम तो डिस्कस जो कर रहे हैं हेडलाइन न्यूज में वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े आर्टिकल हैं उनका एक में इंक्लूड करके हम डिस्कस करेंगे। तो उसको हम डिस्कस करेंगे न्यूज एडिटोरियल एडिटोरियल विद स्टैटिक्स, राइट। मतलब जो न्यूज में आए हुए हैं आर्टिकल्स उनको जो है कि हम एडिटोरियल से रिलेट करके, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे देखूं, जैसे लिखिए हाउ विल द फ्री फूड ग्रेन स्कीम वर्क। अभी देखिए इसमें ये हम डिस्कस किए हैं हालांकि एक दो बार हेडलाइन न्यूज में और अलग से। इसमें हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है। उसके बाद इसका जो स्टैटिक्स कॉन्टेक्स्ट होगा उसको लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इससे हमें क्या होगा ना कि किसी भी टॉपिक का 360 डिग्री जो है कि होलिस्टिक हमें ओपिनियन मिल जाएगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कैसे आंसर लिखना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट में, आपको कैसे हेल्प कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे आज पहले जो डिस्कस करने दो आर्टिकल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इससे है और दूसरा जो है कि हमारा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो करेंसी से लेके क्या है, कैसे वर्क करती है। सबसे पहले यहाँ पे एडिटोरियल में हम ये देख लेते हैं जो फूड ग्रेन है। हम कॉन्टेक्स्ट आपको बता देते हैं क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखिए, जब कोविड लगा, कोविड का आया 2020 में अप्रैल मई मार्च अप्रैल में, तो इसमें क्या हुआ कि पूरी तरह से जो माइग्रेट वर्कर थे, जो एनुअली मतलब मंथली करते थे, डेली वेजेस पे जो है कि अपना वेज लेते थे, उनका जॉब एकदम हाथ से उनके निकल गया, ठीक है। जॉब वो उनके पास नहीं हुआ, जॉब तो छोड़िए, जॉब करना, वो घर भी आना चाहते थे, उनके पास कैश नहीं हुआ करता था, फिर उसके बाद कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी नहीं था। तो उन सब को ओपिनियन में देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। इसमें यह था कि 5 किलो पर पर्सन, ठीक है, पर मंथ हम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि ये फूड जो कि प्रोवाइड करवाए। फूड मतलब अनाज, जैसे गेहूं चावल दाल जो चीज़ होती है, देखिए पर पर्सन पर मंथ 5 kg है, ठीक है। और ये स्कीम जो शुरू की गई थी उसकी वो जो है कि एक एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके अंतर्गत शुरू की गई थी। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030, ये कब कैसे कहाँ पे क्यों किस कंडीशन में जो कि ये कवर करता है, ठीक है। और इसको जो है कि चालू किया, और उसके बाद अभी मतलब पिछले वीक जो है कि मतलब दिसंबर में ही इसको क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसी के पैरेलल एक या फिर इसके वे फॉरवर्ड करके एक प्रोसीजर स्कीम का हुआ कि हम 5 kg जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि फूड प्रोवाइड करेंगे 1 जनवरी से लेकर के जो कि 31 दिसंबर 2023 तक, ये 1 साल के लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आते हैं। तो इस आर्टिकल में मान लीजिए कि बहुत से चीज़ें दी गई हैं कि कैसे क्या काम करता है। तो हम उसको जाने से पहले हम थोड़ा सा ना इसका और एक सेकेंड हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, क्योंकि हम बैकग्राउंड ले लें तो हमें अच्छी तरीके से जो कि स्पेस मिलेगा। हम व्हाइट बोर्ड अपना ओपन कर लेते हैं, देखते थोड़ा टाइम तो लगेगा, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। अभी ओपन हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन लगेगा। तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं पूरा ये प्रोसेस पूरा आपको समझाऊंगा कि कैसे जो कि ये वर्क करता है और क्या क्या जो कि प्रोसीजर जो होते हैं इसमें प्रॉपर फॉलो किया जाता है, राइट। एक सेकेंड, अब ओपन ही होने वाला है हमारा जो है कि व्हाइट बोर्ड। तो एक सेकेंड, तो इसमें क्या सबसे पहले देखिए कि क्या है। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, क्या हुआ कि उस समय फूड क्राइसिस हुआ करती थी। रीजन कई थे। पहली बात, मोस्टली जो प्रोडक्टिव एरिया थे वो जो कि कट के पाकिस्तान में भी चले गए थे। दूसरी ये थी तो वहाँ पे पीस स्टेबिलिटी लाने के लिए उतना फोकस नहीं किया जा पा रहा था। तीसरी चीज़ है कि कंटिन्यू 3-4 साल जो है कि ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गई, जैसे कि बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो ये जब हुई तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो है कि कम हो गया।
और इंडिया जो है कि ऑलरेडी सफ़र कर रहा था और ऊपर फेमाइन वगैरह की वजह से भी जो कि उसको सफ़र करना पड़ा। तो वो क्या किया कि इंपोर्ट करने लगा, कुछ फूड्स को इंपोर्ट करता था यूएसए से। और आप सभी को पता है कि 1947 जब 45-46 में जब वर्ल्ड वार सेकेंड जो कि ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जो है कि वो चलने लगा, क्या बोलते हैं कि आइडियोलॉजिकली वार चला, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वार। दो खेमे के बीच में हुआ, एक जो कैपिटलिस्ट के बीच में, एक सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट को यूएसए रिप्रेजेंट करता था, सोशलिस्ट को यूएसएसआर रिप्रेजेंट करता था। बट ये कोल्ड वार 1991 तक जो कि चला, ठीक है। और एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे देखिए हमारा ओपन हो गया। हमने कहा कि 1991 में जो है कि कोल्ड वार जो कि ख़त्म हो गया और उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। कितने 15 पार्ट में होकर के चल गया। उनमें से एक जो है कि रसिया खुद बन करके निकला, 5 जो है कि सेंट्रल एशियन कंट्री निकल करके, रेस्ट ऑफ जो कि ईस्टर्न यूरोप में बन के आए। और इसके बाद जो है कि यूएसए का जो है कि पावर इमरजेंस होने लगा और इसी के 10 साल के बाद ऑलमोस्ट जो है कि चाइना का जो कि इमरजेंसी होने लगा। हालांकि अभी उधर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो है कि ये 1945 से लेकर के 1991 तक जो कोल्ड वार चला, इसमें जो है कि इंडिया अपने आप को न्यूट्रल रखा। उसके बाद जो कि इंपोर्ट करता था फूड, कहाँ से? अमेरिका से। तो अमेरिका जानबूझ के वो डिले करता था, अपने कुछ कंडीशन रखता था। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया हैरान होने के हो जाने के सब कुछ जब नहीं हो पाता है, तो 1965 में, जिसको कहते MS स्वामीनाथन सर थे, तो इनके अंदर में जो है कि एक रेवोल्यूशन है जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा। इसमें फूड जो क्रॉप्स थी उसको जो है कि ज़्यादा इनिशिएटिव दिया और उसको जो कि प्रोड्यूस करने के लिए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हुआ, लेकिन स्पेशली ज़्यादा फोकस था हरियाणा में था, उसके बाद पंजाब में था, वेस्टर्न यूपी में था। तो ये आपके दिमाग में ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी हुई थी, फिर उसके बाद कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं थी, लेबर भी मिल जाते थे, इस वजह से यहाँ पे और ये चीज़ें हुई। और उसके बाद जो है कि बहुत सी चीज़ें देखने को मिला कि हम जो है कि प्रोडक्शन इतना बढ़ा रही है कि 1970 तक आते आते 5 साल के अंदर ही हम जो कि फूड जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो गए और उसके बाद एक्सपोर्टर भी हो गए। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो कि 1965 के आसपास ही जो है कि FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो सरप्लस जो क्रॉप फूड्स होगा वो जो कि प्रोक्योर करेगी। प्रोक्योर करने के बाद जो कि इसका क्या बोलते हैं, जो इसका प्रोक्योरमेंट होगा उसको जो है कि जो उनके लिए पुअर जो लोग हैं उनको जो है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए लो प्राइस पे, ठीक है, लो प्राइस पे जो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होती रही। फिर उसके बाद चीज़ें प्रॉपर नहीं होने लगी। फिर उसके बाद 2013 में जो कि एक एक्ट लाया गया जिसको कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट आपको एक लीगल राइट दे दिया है कि आपका ये राइट है, राइट टू फूड आपका एक अधिकार हो गया, लीगल हो, स्टेटूटरी लॉ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट टू फूड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट है या फिर स्टेटूटरी, तो आप जो कि स्टेटूटरी बोल सकते हो। आप राइट टू फूड जो कि आपका स्टेटूटरी राइट है। हालांकि आप इसको फंडामेंटल राइट से भी कनेक्ट कर सकते हो, बट अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो उसमें, अब तो मल्टीपल चॉइस में पूछा जाए तो उसमें आप, मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हो, फंडामेंटल राइट भी बोल सकते हो, स्टेटूटरी भी बोल सकते हो, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा केयरफुली, जो प्रीलिम्स में एग्जाम एमसीक्यूज में निकल करके आते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने अपना जो कि वादा निभाया। लेकिन अभी जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा जो पढ़ने का यहाँ पे हमारा ये है कि जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, जो अभी कोविड चला, एक सेकेंड, ओके, जो कोविड चला उसमें क्या हुआ, उसमें जॉब सबकी चली गई। जॉब जाने के बाद जो है कि ये लगा कि सबको फूड, तो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना शुरू किया और उसको अभी जो कि डिसकंटिन्यू कर दिया। आप बोल सकते हो December 1 को डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन इसी के बदले उसको डिसकंटिन्यू किया। लेकिन एक और प्रोग्राम चलाया कि हम 1 जनवरी से लेकर के
31 दिसंबर 2023 के मतलब एक साल पूरा जो है कि हम 5 केजी फूड प्रोवाइड करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। इसके पीछे जो रीजन मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट है ने भी अपना दिया है, वो करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए हम जैसे मान लीजिए कि हुआ क्या है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किसका, राइस का, और उसके बाद जो है कि वीट का जो है कि कम हो गया है, लो है, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये कहा कि इल नीनो का जो इम्पैक्ट, फिर उसके बाद फ्लड, ठीक है, फिर उसके बाद डिमांड, फिर उसके बाद सप्लाई जो है कि कहीं डिस्टर्ब हुई। इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में जो है कि एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया, जो वीट का एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसको भी बैन कर दिया। कहा नहीं, हमारे सिटीजन्स जो हैं उनको, नागरिकों के लिए कि जो हमारा है उनको कम ना पड़े, इस वजह से जो कि हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो ये करने के बाद तो अब ये जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जो एफसीआई हमने बात किया, ये प्रोक्योरमेंट भी तो कम करेगा। पता चले कि डिमांड सप्लाई साइड कम हो गई और जो कि आप डिमांड बढ़ाते ही जा रहे हो, सब डिस्ट्रीब्यूट कर, तो उससे क्या होगा कि मिसमैच हो जाएगा किसमें, जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और जो एफसीआई जो कि प्रोक्योर कर रही है। तो उससे क्या होगा कि होप तो बहुत ज़्यादा रख देंगे, मतलब क्या है कि हम 200 टन जो है कि हो सकता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें, बट हमारा प्रोक्योरमेंट 150 टन ही हो रहा है, तो इससे दिक्कत आ जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। यही चीज़ इस आर्टिकल में करना चाह रहे हैं। दूसरी ये भी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि ये है, एक सेकेंड, हम और जैसे मान लीजिए कि हमने और भी स्कीम चला रखी है, जैसे मिड डे मील है हमारा, फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस जिसको हम करते हैं, फिर उसके बाद जो है कि और भी मतलब माध्यम से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे एपीएल बीपीएल वाले लोग होते हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का तो ये फिक्स, अगर ये यहाँ पे अगर कट नहीं की ना तो फिर उसके बाद इसको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इसने किया। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि ये डिसीजन पॉलिटिकली भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना, एक्सपर्ट का ये कहना है कि नहीं, ये कम्प्लीटली जो है कि आपका इकोनॉमिक जो है कि स्टेप है, ना कि पॉलिटिकली जो कि स्टेप है। तो ये सारी चीज़ें इसी में इतना डिस्कस की जो मैंने बोला है, और उसमें ये तो मान लीजिए कि क्रिप्टो वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में इतना बोला गया है, मैंने ब्रीफ में डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो मतलब हमें लगता है कि हमें स्टैटिक से रिलेट कर लेना चाहिए। देखिए हमने कहा था ना, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 में पास किया गया। ये इसको एक नाम से हो जाता है राइट टू फूड, हमने डिस्कसिंग किया। और ये एक्ट एम क्या है, प्रोवाइड सब्सिडाइड। इसमें क्या है कि देखिए 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो और 5 रुपये किलो, मतलब राइस है, वीट है और अदर क्रॉप्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद जो इसका और हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स है। वो उस समय जो है कि प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी 2013 में, तो उन्होंने लाया हुआ था। उसके बाद देखिए ये अब नेशनल फूड सिक्योरिटी कन्वर्ट्स इनटू ए लीगल एंटिटी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए लीगल एंटिटी मतलब स्टेटरी में आप जो कि कर सकते हैं। और ये इंक्लूड क्या क्या करता है, देखिए मिड डे मील को इंक्लूड करती है, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होती है, इस सर्विस स्कीम उसको लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है, पीडीएस को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। मतलब ये जो मिड डे मील है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ये जो है कि इसमें जो प्रोवाइड किए जाते हैं ये इसी एक्ट के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्दर रिकॉग्नाइज मैटरनल एंटिटी, जैसे मान लिया मैटरनल एंटिटी का मतलब कि जैसे वुमेन होती है उनको जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनको वो प्रोवाइड। फिर उसके मिड डे मील होती है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यूनिवर्सल इन द नेचर वेयर एज द पीडीएस इज नॉट रीच। जैसे मान लीजिए कि पीडीएस है, पब्लिक पीडीएस है, ये क्या है, ये तो फैमिली के लिए है, लेकिन जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं स्कूल में, उसको तो उनको वो मिलता है ना, जैसे कि मिड डे मील मिलता है जैसे, तो ये पीडीएस के अलावा 2 स्कीम चलती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद है कि जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5 केजी, वो देखिए क्या है, जैसे राइस होती है 3 रुपये किलो देते हैं, अब वीट होती है 2 रुपये किलो देते हैं, कोरस ग्रेन मिलेट जो जैसे मोटे अनाज जो होते हैं वो 1 रुपये किलो हम देते हैं। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती, लैक्टिक मतलब जो दूध पिलाती हुई माँ होती, वो सर्टेन कैटेगरी ऑफ द चिल्ड्रेन एलिजिबल फॉर डेली फ्री सेरल की
जो बात होती है, जैसे चाइल्ड स्कूल में जाते हैं। फिर उसका बिल हाईलाइटेड कंट्रोवर्शियल खूब रही है, इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट 2011 में। तो ये मान लीजिए तो अलग चीज़ें हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इंटेंटेड नेशनल फूड सिक्योरिटी स्प्लिट आउट द लोकसभा। ये तो मान लीजिए बैकग्राउंड बता रहे हैं कैसे क्या है, फिर उसके बाद जो कि हम ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करने वाले। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के। आई होप कि आप इसको अच्छे से एनालिसिस कर लिए होंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा आर्टिकल्स है क्रिप्टो करेंसी पे, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है हमारा क्रिप्टो करेंसी का आर्टिकल। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल्स है इसमें देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से। सबसे पहले हम आगे बढ़ें कि क्रिप्टो के मतलब समझ लेते हैं। क्रिप्टो है क्या, जैसे यहाँ पे देखा है हेडलाइन क्या है, व्हाट इज द क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन। अब हम पहले क्रिप्टो देखेंगे क्या है, फिर उसके बाद हम अवेयरनेस कैसा है क्या है उसको देखें। यहाँ पे देखिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर के मतलब कि काफ़ी कंसर्न्स लगाए जाते हैं, लोगों का अलग अलग डेफिनेशन होता है। लेकिन अगर एक्यूरेट मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो वैसी एक करेंसी जो डिजिटली हो, ठीक है, मतलब आपके वॉलेट में ना हो, बट आप एक डिजिटल फॉर्म में यूज करते हो, को जब करना हो तो कर ले। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए क्रिप्टो, अब देखिए क्या क्या नाम से ना जाना, क्रिप्टो क्रिप्टो ये डिजिटल करेंसी डिजाइन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, दैट इज नॉट रिलेटेड एनी द सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब कोई ये सेंट्रल अथॉरिटी जैसे सेंट्रल बैंक होती है, गवर्नमेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं। ये डिसेंट्रलाइज्ड बेस पे होता है। डिसेंट्रलाइज्ड बेस का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ये है, ठीक है, ये बिटकॉइन, ये यहाँ पे देख लीजिए ये। तो अब इसका यहाँ भी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है इसका रजिस्ट्रेशन, मतलब मल्टीपल सेंटर पे इसका रजिस्ट्रेशन है, ट्रांजेक्शन जो भी हुई है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से बिटकॉइन चलती है, फिर यहाँ भी रजिस्ट्रेशन है, यहाँ भी रजिस्टर्ड है, यहाँ भी है। तो ऐसे होता है जिसका डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉर वेरीफाई दैट अ पार्टी टू ये ट्रांजेक्शन हैव अ मनी दे क्लेम टू हैव एलिमिनेट ये नीड ऑफ अ ट्रेडिशनल इंटरमीडिएटरी। कोई ऐसा इंटरमीडिएटरी नहीं। जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मल में, हम जो ये होते हैं जैसे यू एंड शॉपकीपर ये है, तो हम लोगों के बीच में ना आरबीआई बैठी हुई है, वो इशू करती है, हमें देती तो फिर हम करते हैं। अगर ये नहीं लेते तो इस पे जो है कि एक्शन ले लेती है आरबीआई, भैया क्यों नहीं लोगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई मीडिएटर है ही नहीं, बस जो सेलर और बायर के बीच में ही है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो कि इस पे काम करता है। तो इंटरनेशनल इंटरमीडिएटरी सच एज बैंक वगैरह कुछ ऐसा है नहीं। फिर इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँ तो मान लीजिए कि उसमें दिया हुआ है, लेकिन हिस्ट्री की अगर बात कर लें कि जैसे अमेरिका क्रिप्टोग्राफर डेविड चौहान कंसिडर टाइप ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, बट ऐसा नहीं है कि ये जो है कि इसके इनोवेटर हैं, ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ। ये एक अलग तरीके से अलग वे में जो है कि होते हैं इनका अभी तक। लेकिन सचिन के नाम से कोई है, उनका नाम आता है क्रिप्टो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, ये मतलब अलग नाम है। एक होता है ना, आप कभी कभी और भी होते हैं जो बिटकॉइन, जैसे बिटकॉइन होता है, ठीक है, फिर कोई क्रिप्टो करेंसी बोलो, दोनों सेम है, सब डिजिटल करेंसी है। और भी कई नाम है जो कि हम यहाँ पे तो नहीं बता पा रहा हूँ, बट ये है कि जरूर और भी हैं। फिर इसके बाद अलग अलग सेंटर पे, लेकिन हम इंडिया में देख लेते हैं क्या सिस्टम है। अब हम आते हैं, ये तो हमें नॉर्मल सी बात पता चल गई, लेकिन अब हम आते हैं जो इंडिया में। व्हाइट बोर्ड हमारा कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ ओके, एक सेकंड, आप हमें एक सेकंड टाइम दे दीजिए, बस मैं बोर्ड क्लीन कर लूँ, राइट ओके। अब क्या है इंडिया में क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी या फिर जो बिटकॉइन है, इसको देखिए लीगल कुछ है ही नहीं, ना ही सेंट्रल मतलब आरबीआई और ना ही जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आरबीआई ने एक बार कहा था गवर्नमेंट से, आप ऐसा है ना, इसको अच्छे से जो कि वो रिस्ट्रिक्ट करिए, इस पर देखिए दिमाग रखिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक के लिए काफ़ी घातक है। इसी का एक वर्जन जो है कि ई रूपी निकल करके आई हुई है, ठीक है, आप कभी हमेशा सुनते होंगे न्यूज में ई रूपी, बट ये नहीं कि वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ये डिजिटल करेंसी है। ये कोई इसको जो है कि अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। तो मतलब यह बिटकॉइन, यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन भी पूछा है, तो इस वजह से। अब हम आते हैं कि जो हमारा चैनल है, मतलब जो हमारा आर्टिकल है, इसमें क्या है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं तो हमारे लिए और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा और आप भी अच्छे से विजुलाइज कर लेंगे, राइट। अब देखिए, अब ये अभी गवर्नमेंट हुआ क्या है कि एक इन्वेस्टर एडुकेशन एंड
प्रोटेक्शन फंड्स एक हुआ, एक लॉन्च किया गया है, एक कैंपेन है। वो किस लिए है? ये कैंपेन जो है कि अवेयरनेस के लिए है, जो क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन गेमिंग के लिए। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, डिजिटल करेंसी और या फिर क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, ठीक है, सब एक ही है। इनके अवेयरनेस के लिए कि नहीं देखिए घातक है। फिर उसके बाद जो ऑनलाइन गेमिंग का सिस्टम चलता है, अभी कभी आप सुनते होंगे कि आपकी एक लड़की ने अपनी माँ को ऐसे कर दिया, पेरेंट को ऐसे कर दिया, गेम खेलने नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा किसमें, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जो ऑनलाइन सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि ये इसी तक ही सीमित रखे, अगर ये और आगे चल करके सोशल मीडिया में और जो कि अनसोशल एक्टिविटी होती है उनको भी लेकर के ये अवेयरनेस फैलाएगा। फिर उसके बाद ये बेस्ड है कि ऑब्जर्वेशन पे है, बोथ क्रिप्टो असेसमेंट एंड ऑनलाइन गेमिंग दोनों पे है। जो ये प्रोटेक्शन फंड है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड्स है, ये मैनेज्ड किया जाता है, एक अथॉरिटी है IEPF के ही, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एक है। और ये अथॉरिटी जो है ना कंपनी एक्ट 2030 के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई है। उसके बाद ये जो अथॉरिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो ये है। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर है उनको जो कि बताए, फिर रिफंड्स शेयर इन क्लेम डिविडेंड, उसके नेचर ऑफ डिपॉजिट डिबेंचर, मतलब जो भी चीज़ें इससे कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड हैं उन सबको उसके बाद एडुकेट करेगी। फिर उसके बाद हाउस वाइफ प्रोफेशनल लाइक अलग अलग लोगों को जो कि ये अवेयरनेस फैलाएगी। तो मेरा ये कहना है कि जो हम चीज़ें करते हैं हमें अपडेट रहना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए इसमें कंसर्न्स क्या है अभी इसके कितनी काम कर पाएगी, कितनी नहीं कर पाएगी, इसमें क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से दिया गया है। इसमें ये भी चीज़ है कि देखिए जो फ्रॉड गिरी वाला जो सिस्टम आता है वो भी है, तो इस वजह से फ्रॉड भी हो जाता है। तो फ्रॉड ना हो इस वजह से जो ये अथॉरिटी एक काम करेगी। फिर उसके बाद जो कि देखिए RBI ने रिकमेंडेशन प्रोहिबिट, ठीक है, हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो मतलब ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने किया। जो एक्सपर्ट हैं, देखिए एक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है विपुल खारबंडा, ये एक NRI है, इनका जो कि एक मतलब एक तरह से कह सकते हो प्रोफेसर या असिस्टेंट है सेंटर फॉर द इंटरनेट एंड सोसाइटी में। इन्होंने कहा ना क्रिप्टो करेंसी या फिर जो डिजिटल गेमिंग हो रहा है इनको लेकर के दो कंसर्न्स है। ये तो ये है कि प्रोग्राम देयर हैज बीन रेगुलेटेड मैकेनिज्म फॉर द क्रिप्टो, ये प्रोग्राम होना चाहिए जो क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि देखिए जब RBI ने ये कहा था कि नहीं इसको प्रोहिबिट करिए तो बहुत से ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए क्योंकि देखिए टाइम के साथ हमें चेंज होना पड़ता है, ठीक है। अगर हम कहीं इसको बैन करके रखें और हम बिटकॉइन को समझ ना पाए इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इकोनॉमिकली सेट बाय। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था, वो ये कह रहा था कि देखिए बात तो ठीक है बट ये भी बात ठीक है अगर फ्रॉड होगा, जबकि इंडिया में आप समझ लें 75% जो लोग की एडुकेटेड है, ठीक है, सॉरी लिटरेट है या एडुकेटेड मतलब लिटरेट है, बट इसमें 75 में भी मुझे लगता है 25% भी ऐसे नहीं कि वेल एडुकेटेड हो, उनको लोग पढ़ लिखते लिख देते, ये पैरामीटर तो सही है, बट जो पढ़े लिखे हैं क्या वो सब चीज़ों को समझते हैं बारीकी से? बहुत से ऐसे जो कि हैं मतलब क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं बट उनको टेक्नोलॉजी का जीरो नॉलेज है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी से एकदम भागते हैं। कभी कभी आप मूवियों में देखेंगे उसमें। दूसरी बात ये है कि ये अच्छा मैसेज भेजिए लोगों के पास कि नहीं जो कि ये जो इसकी क्रिप्टो करेंसी है ये ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इलीगलाइज है या फिर मतलब ये खतरनाक है। हाँ, अगर हम संभल के और उसको देखभाल करके अगर हम आगे अपना कदम बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदा भी करेगी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से नुकसान ही करेगी। फिर उसके बाद देखिए व्हाट अबाउट द ऑनलाइन गेमिंग के लिए अब क्या करता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन हैज अपॉइंटेड ए नोडल आइडेंटिटी गेमिंग इन फॉर द स्पोर्ट्स के लिए। नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ द स्पोर्ट अंडर द मिनिस्ट्री यूथ के अंदर जो कि ये इस्टेब्लिश प्रपोजल क्या किया गया है, रेगुलेटर मिनिस्ट्री एक्सपेक्टेड एड्रेस द इशू फेस बाय द सेक्टर। जो दूसरी ये भी चीज़ है जो हमारा जो ये क्या बोलते हैं गेमिंग वर्ड है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है और ये कहीं ना कहीं यूज किया था पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 के अंतर्गत। दूसरी बात ये है कि हमारा ये राइट भी है मतलब प्ले कर जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना जो
आर्टिकल 19 है उसमें 6 हमारा फ्रीडम है, तो उनमें से एक जो है कि ये भी है हमारा खेलना कूदना, ये भी जो कि उसमें रिलेटेड है। तो ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया और ऐसे ही अब हम वीडियो एक बनाया करेंगे अलग से हेडलाइन के अलावा, राइट। सो आप अपना फीडबैक इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एक ऐसा इनिशिएटिव है, राइट। सो इस वीडियो में इतना है, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।